Hello students, welcome once again to the part second of the chapter Is Matter Around Us Pure। जैसे कि स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था साइंस क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के बारे में को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसका रिमेनिंग पार्ट है। और इस लेसन को हमने तीन पार्ट्स के अंदर बनाया है, जिसके अंदर हमने पार्ट 1, पार्ट 2 आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन है, और तीसरे पार्ट के अंदर हमने जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर टीचर्स लोग सेट करते हैं। तो उसको अब हम बनाने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिले आप उसे स्टडी कर सकें। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट को। कल हमने इसके अंदर सेपरेशन प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था। कल हमारा इसमें यहाँ तक हो गया था। हाँ, यस। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.3.5, जिसके अंदर हम सेपरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अगर हम ब्लैक इंक की जो स्याही होती है, क्या उसके अंदर वो एक सिंगल कलर की ही बनी होती है? एक्चुअल में जो भी इंक होती है, ब्लैक इंक की बात करें तो वो कई सारे कलर्स से बनी हुई है। तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, या उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं? तो इसको आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी 2.7 के अंदर बताया हुआ है बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये एक फ़िल्टर पेपर लिया हुआ है, ये है स्ट्रिप्स ऑफ फ़िल्टर पेपर, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, और ये जो लाइन है वो स्टूडेंट्स पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, किसी इंक पेन से नहीं करनी है, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। और इस लाइन के ऊपर एक आपको हल्का सा स्पॉट डालना है, ये वाला, जो कि इंक का स्पॉट होगा। कोई जो भी आपको इंक आपको जो वो करनी है वो आप इस पर डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये एक आपको पास में अपरेटस है, या एक गिलास जार है, या कुछ भी है, एनीथिंग एल्स। इसके अंदर आपको नीचे पानी भरना है, जैसे कि ये जो है पानी है ना, ये पानी है। अब इसके अंदर आपको इस वाले फ़िल्टर पेपर को उल्टा करके हैंग कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। हैंग करने के बाद में इसको हमको इस तरह से हैंग करना है, ये सस्टेन करना है कि जो ये जार है गिलास के अंदर जहाँ तक पानी भरा हुआ है वहाँ तक इसका जो फ़िल्टर पेपर का जो ये पेंसिल से नीचे का हिस्सा है ना, वो इसके अंदर डूब जाए पानी के अंदर। अब होगा क्या, अब आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा कि पानी जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऐसे इस टाइप से पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो इंक होती है, जो आपकी इंक है, उसके अंदर कुछ कलर्स ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा सोल्यूबल होंगे पानी के अंदर, कुछ कम सोल्यूबल होंगे। तो जो कम सोल्यूशन वाले होंगे वो यहाँ तक आएंगे, जो ज़्यादा सोल्यूशन के होंगे वो यहाँ आएंगे, उससे ज़्यादा वाले यहाँ आएंगे। तो ऐसे जो सा कलर होगा वो उसी हिसाब से उसी हाइट तक जाएगा जहाँ तक उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो इससे हमारे को पता लगता है कि ये अपना जो सेपरेशन है जो हमने किया है डाइज का, सेपरेशन ऑफ डाइज ब्लैक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी मेथड, ये इस मेथड को ही हम क्रोमेटोग्राफी मेथड बोलते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी मेथड, जिसके अंदर हम एक फिल्टर पेपर की मदद से एक डाई को या एक किसी भी इंक को उसके रिस्पेक्टिव उसके नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नंबर ऑफ कलर्स से उसको कैसे सेपरेट करते हैं, वो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम करके दिखाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रोमेटोग्राफी। और जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। और जो क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से बना हुआ है, विच इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़ मीनिंग कलर। ये ऐसे it is derived from the word chroma which is in Greek language meaning color. The technique was first used for the separation of color. और ये टेक्निक जो है सबसे पहले कलर को सेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो है ये, इट इज़ यूज टू सेपरेट कलर इन अ डाई, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको अभी यहाँ पर बताया है। और इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, एंड इट इज़ यूज to separate drugs from the blood। ऐसे ही हम इस टेक्निक को, जो हमारा ब्लड सैंपल के अंदर कोई भी ड्रग होता है तो इसी टेक्निक के थ्रू ही, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर के थ्रू ही हम इसको सेपरेट करते हैं। तो इट इज़ हैविंग अ वेरी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑल्सो। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस इन फोरेंसिक लैब्स। फोरेंसिक जो जाँचें होते हैं ना, कि किसी ने अल्कोहल लिया है या किसी ने कोई दवाई या कोई सुसाइड, मतलब किसी ने कोई ऐसी दवाई ले ली है, तो उसको फोरेंसिक जब जांच की जाती है तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू ही उसको हम पता लगाते हैं कि ब्लड सैंपल के अंदर क्या चीज़ उसके अंदर है। नाउ हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। अब आपकी जो टू एक्टिविटी है विच इज़ एक्टिविटी 2.3.6, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। इन एक्टिविटी 2.6 इट इज़ क्लियरली मेंशन, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन विद वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। अब हमारे को अगर सपोज करो कि कोई ऐसी दो चीज़ें जो आपस में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और उनको हमारे को अगर सेपरेट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि हम बात करें एसीटोन और वाटर के एक मिक्सचर की, इसको हम एसीटोन को वाटर से कैसे वो करेंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने दिखाया हुआ है। ये आपको डायग्रामेटिकली इन्होंने बहुत अच्छे समझाया एनसीईआरटी में। इसके अंदर देखो, आपको जो दो मिजिबल लिक्विड्स जिसको आप लोगों को सेपरेट करना है उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। अगर उनका कम से कम 20-25 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जिसका ही हम यूज़ करके इसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस हम इसको सेपरेट करते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट अपना को है, जिसके थ्रू हम टू मिजिबल लिक्विड्स को हम वो करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर एपरेटस के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर एक ये डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ है, ये वाला डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर एक सॉल्यूशन इन्होंने ऐसे यहाँ पर डाल दिया है, like this. So it is a solution of acetone plus water. Okay, acetone plus water. अब हमारे को इसको सेपरेट करना है। हाउ
सो हाउ कैन वी सेपरेट दिस? इसको सेपरेट करने के लिए बाय द मीन ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट दिस इजीली। इसके अंदर जब हमको क्या करना है, सबसे पहले एसीटोन का, जैसे सपोज करो कि उसका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमारे को इस बर्नर से इस थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को नापते हुए हमारे को उस टेम्परेचर तक इस सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा, जिससे कि एसीटोन जो है इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो। इवेपोरेशन होने के बाद में वो यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर, जिससे कि जो इसकी वेपर्स हैं वो यहाँ पर कंडेंसर में आने के बाद में वो ठंडी हो जाएंगी और वो लिक्विड के रूप में इस बीकर में आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम जब उस टेम्परेचर तक, पार्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको गर्म करेंगे, तो सारा एसीटोन बाय द मीन ऑफ इवेपोरेशन इट इज़ कंडेंस्ड इन द वाटर कंडेंसर एंड गेट कलेक्टेड इन द beaker. So here we can easily collect acetone in this beaker. So this is the process of distillation. Okay, now the next thing is this matter is known as distillation process, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है। It is used to separate components of a mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। जिनका sufficient difference होता है boiling point में और जो कि बॉइल करने पे डिकम्पोज नहीं होती है, इसको हम by the mean of distillation process इसको हम अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बताया अगली जो एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है इन 2.3.7, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। एज यू नो दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसका कि डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये वाला। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, क्या करते हैं हम, कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उससे क्या होता है कि एयर जो है लिक्विफाई हो जाती है और इट देन अलो टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसको फिर हम वार्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर एंड देन गैस गेट सेपरेटेड एट देयर डिफरेंट हाइट, और जिससे कि गैस जो है सेपरेटेड हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सी लिक्विफाई होगी, नाइट्रोजन होगी, फिर आर्गन होगी, फिर ऑक्सीजन होगी। तो ये हो गया। अब जैसे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस की मैं आपसे बात कर रहा था, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कब होता है, जब हमारे को दो ऐसे सब्सटेंसेस या एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ऐसे जो सोल्यूबल तो हैं, जिसके अंदर 3-4 चीज़ें सोल्यूबल तो हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे सपोज करो 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस का, 6 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है। तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय मीन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे अपना पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर से जैसे हमको कोई चीज़ें अगर सेपरेट करनी है, सपोज को डीजल अलग करना है या और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं पेट्रोल के अंदर, उसको अगर हमको सेपरेट करना है तो हम उसको करेंगे बाय मीन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विच इज़ क्लियरली शोन इन दिस डायग्राम। देखो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक बंडल लगा हुआ है, बंडल के अंदर वही आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है, और अब इसमें यहाँ पर यह कलेक्टिंग वो ना लगाकर इन्होंने एक ये लगाया हुआ है फ्रैक्शनेटेड कॉलम। फ्रैक्शनेटेड कॉलम क्या होता है, जैसे गाइस ये जो स्टूडेंट्स ये जैसे ये आपको दिखाया है, गोल गोल से दिखाए हुए हैं, ये एक बेसिकली एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शंस की तरह काम करता है। गोल गोल चीज़ें जैसे उसके बीच बीच में हम ताकि, क्योंकि इनका टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है। सपोज करो कि दो ऐसे लिक्विड है जिसका टेम्परेचर का डिफरेंस सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस ही है, और हमने पार्टिकुलर टेम्परेचर को मान लो कि कोई बॉयल होता है 25 डिग्री पर होता है, तो हमने 25 डिग्री तक का टेम्परेचर उसको दे दिया,
तो क्या होगा, वो 25 डिग्री वाला जो सब्सटेंस है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा उस समय पर। और किसी दूसरे पार्टिकल का मान लो सपोज करो कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा कि कुछ पार्ट 30 डिग्री जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी थोड़ा सा इवेपोरेट होने लग जाएगा। वो थोड़ा कम मात्रा में होगा लेकिन 25 वाला इवेपोरेशन हो जाएगा। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस वाला होगा ना, वो तो सारा जो है इस रास्ते से आते हुए और ये यहाँ पर नीचे कंडेंस हो गए इस बीकर के अंदर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस में पूछा। लेकिन जिसका 30 डिग्री सेल्सियस पे था वो क्या होगा, थोड़ा बहुत इवेपोरेट होगा, वो इस रिकॉवर्ड्स पे मतलब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर टकराकर वो दोबारा से नीचे ही गिर जाएगा और वो ऊपर कलेक्ट नहीं हो पाएगा, कंडेंस नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सेपरेटिंग substance from the which is having very close boiling point। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर देखो आपको बताया गया है कि एयर को कैसे कम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि भाई आपको सेपरेशन के बारे में बताया था कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो इसमें क्या है, पहले हम एयर को यहाँ से सक करेंगे, फिर एयर को यहाँ पर अंडर प्रेशर जो है इसको हम वो करेंगे, एयर यहाँ से इन हो जाएगी, यहाँ पर इसको प्रेशर से अंडर प्रेशर भी जाएगी। उसके बाद जो हीट जो एयर होगी वो गर्म होकर यहाँ पर आएगी और यहाँ से क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर आकर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में कोल्ड कंप्रेस एयर जो है सेपरेटर के अंदर आएगी, सेपरेटर के अंदर से फिर ये लिक्विड एयर जो है नाइट्रोजन आउट हो जाएगी, ऑक्सीजन आउट हो जाएगी और देन लिक्विड ऑक्सीजन इसमें यहाँ पर आ जाएगी। सो ये एयर को सेपरेट करने के लिए एक बेसिकली कैसे हम एयर को सेपरेट करेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। क्योंकि इनका अगर आप देखोगे, दिस इज़ द फ्लो डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम द एयर। सो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो ऑक्सीजन का इतना है, आर्गन का इतना है और नाइट्रोजन का इतना है। तो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन हमारे को कलेक्ट होगी, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन, क्योंकि उनके एज पर दिस बॉइलिंग पॉइंट एज सोन इन दिस टेबल। ओके, अब अगली जो हम बात करेंगे इसके अंदर, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। अच्छा, एक हमारे को अगर मान लो कि किसी चीज़ को सेपरेट करना है उसी के ही इम्प्योरिटीज़ वाले सब उससे, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर कि टेक सम 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। ठीक है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया चाइना डिश के अंदर, उसको रिजोल्व किया दिया मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, देन फिल्टर द इम्प्योरिटी, उससे पानी में करने के बाद उसको हम फिल्टर कर देंगे ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ आउट हो जाएं। फिर हम इवेपरेट करेंगे वाटर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो दैट इज गेट सैचुरेटेड। उसको करेंगे तो हम ताकि वो जो कॉपर है उस पानी के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए सैचुरेटेड पॉइंट तक। नाउ कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर, उसके बाद में हम उसको फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे और उसको हम छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर, उससे सामान्य टेम्परेचर पर उसको कूल डाउन होने देंगे। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है कि हम सारी इम्प्योरिटीज़ उसके ओर से अलग कर देते हैं और बिल्कुल प्योर जो क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट्स होते हैं, तो इससे हमारे को बिल्कुल प्योर फॉर्म मिलेगी। ठीक है, सो द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। ठीक है, इट इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर हैव मैनी इम्प्योरिटीज़। जो हमारे को समुद्री पानी जो हमको मिलता है उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। सो टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। Crystallization is a process
that separate a pure solid in the form of its crystal from the solution. So by the mean of this crystallization process, we separate pure solid in the form of crystals from the solution. So crystallization technique is better than simple evaporation technique. क्यों बेहतर है? क्योंकि इससे हमारे को प्योर फॉर्म मिलती है. Some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. क्या होता है कि इससे हम हर चीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं करते. जैसे कि एग्जांपल करें हम शुगर का, अगर हम शुगर को गर्म करेंगे तो वो चार्ड हो जाएगी, मतलब कि ब्लैक पड़ जाएगी ड्राइनेस में. और सम impurities may remain dissolved in the solution even after filtration process. और कुछ impurities ऐसी हैं कि हमने फिल्टर भी कर दिया, इवन उसके बाद में भी उसके अंदर काफ़ी सारी impurities होती हैं. सो ऑन इवेपोरेशन दिस कॉन्टेमिनेट द सॉलिड. इवेपोरेशन से भी वो ढंग से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं स्टूडेंट्स? इट इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट वी गेट फ्रॉम द सी. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम. एलम क्या होता है? फिटकरी. फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल्स. तो ये एलम को भी सेपरेट करने में काम का आती है. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे को अब अगर हमारे को वाटर को अगर उसको को करना है, वाटर प्योरीफिकेशन करना है, सो हम उसको कैसे करते हैं? तो इसके अंदर देखो ये रिजर्वायर है जहाँ से सपोज करो जो भी सोर्स है पानी का वो ये है. इसके बाद में इसको हम ये फ्लो करता है सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर. इसके अंदर सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या होता है कि पानी को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएं. उसके बाद में हम टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ लोडिंग टैंक. उसके बाद में हम ये पानी जो आता है इस लोडिंग टैंक में आता है. लोडिंग टैंक के बाद में ये फिल्ट्रेशन टैंक में आता है जिसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं, जैसे कि फाइन सैंड होता है, ग्रेवल होता है, कोर्स ग्रेवल होता है. तो इन लेयर्स से ये पानी प्रोसेस से जाकर ये प्योर होकर ये फिर इसको लास्ट में फिर हम क्लोरीनेशन करते हैं, मतलब क्लोरीन को इसको पास करते हैं. और क्लोरीन से पास होने के बाद में वो जो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं और फिर हम इसको टैप वाटर के साथ घर में यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन द वाटर, हाउ इट इज़ वर्क. नाउ we will study about the physical and chemical changes. So physical and chemical changes, in the previous chapter we have learned about few physical properties of the matter. ठीक है, like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. all the physical properties. They are nothing but they are the physical properties. So the interconversion of the state is a physical change. जो interconversion होता है ना states का, वो एक physical change होता है. But these changes occur without a change in composition. और जो ये changes होते हैं इससे कोई भी composition के अंदर कोई change नहीं होता है physical changes के अंदर. And no change in their chemical nature. और इससे chemical nature में भी कोई भी change नहीं होता है. So physical change के अंदर क्या होता है? There is interconversion of the states like वाटर टू लिक्विड, लिक्विड टू वाटर, ठीक है, नो लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड. सो देयर इज इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ओनली, बट देयर इज नो केमिकल चेंज हैपन. लाइकवाइज आइस, वाटर, वाटर वेपर all लुक डिफरेंट. अगर हम बात करें आइस की, पानी की भाप की, स्ट्रीम्स की, ये अलग अलग दिखती हैं और इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, but they are chemically the same thing. ठीक है, they are chemically the same thing. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. देखो वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों है तो लिक्विड ही, लेकिन उनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट होती है. They differ in odor and inflammability. We know that oil burns in air whereas water exhibits fire.
देखो क्या होता है कि जो ऑयल जो होता है वो आग को पकड़ता है, ऑयल जो है बर्न होता है एयर के अंदर, लेकिन वाटर जो है आग को बुझाने के काम होता है। सो दिस इज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम ऑयल फ्रॉम वाटर। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, जो कोई भी चीज़ जलती है वो केमिकल चेंज होती है। जैसे कि हमने कोई लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद हमको क्या मिलेगा, कोयला, तो इससे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। और बर्निंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज बर्निंग इज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो चीज़ जलेगी, और जलने के बाद में तभी तो कोयला बनी। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन भी है। अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल, अगर मैं एक मोमबत्ती को जलाता हूँ तो उसमें फिजिकल भी चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, हमने अब तक तो बात करी मिक्सर के बारे में, उनके सेपरेशन के बारे में, अब हमारे को प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करना है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, on the basis of chemical composition substances can be classified either as elements or compound, ठीक है। तो प्योर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर किसी भी हम सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स के अंदर और कंपाउंड के अंदर। सो इसकी जो इसकी डेफिनेशन जो दी थी, सबसे पहले दी थी रॉबर्ट बॉयल ने। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 एंड देन उसके बाद में एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को भी हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो इसको हमने तीन पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटल की, सो मेटल, इनका डिफरेंट क्या है, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं मेटल को। सो मेटल हैव अ लस्टर, सबसे पहले तो वो शाइनिंग होता है, लस्टर होता है, ठीक है। लस्टर मीन्स एनीथिंग दैट शाइन। उसके बाद में दे हैव सिल्वरी ग्ले और गोल्डन येलो कलर, या तो उनका सिल्वरी ग्ले कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। They are the good conductor of heat and electricity. They are ductile. Ductiles means that anything that can drawn into wire, जिससे कि हम कोई भी तार के रूप में किसी को यूज बना सकें, वो उसको बोलते हैं डक्टाइल। सो मेटल आर डक्टाइल ऑल्सो। दे आर malleable. Malleable means that can be hammered into thin sheets. Likewise, जैसे एक मेटल है, इसको हम अगर हमने इसको प्रेस किया तो ये एक शीट की तरह बन जाता है। सो दिस इज नोन एज malleable, जिसको हम सीट के अंदर ड्रोन कर सकते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स दैट इज समथिंग रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, अगर वो कोई भी चीज़ के ऊपर गिरती है तो वो साउंड करता है। दे आर सोनोरस। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। आप सब जानते ही हो, यूजुअली हम सभी यूज करते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर डे टू डे। आयरन को भी हम यूज करते हैं, सोडियम को यूज करते हैं, पोटेशियम को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मरकरी इज़ द ओनली मैटर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर भी मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर भी पूछते हैं कि कौन सी ऐसी मेटल होती है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। सो गाइस, सो स्टूडेंट, वो होती है मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मैटर विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, अंडरस्टूड। नॉन मेटल्स के बारे में अब हम देखते हैं, नॉन मेटल्स क्या क्या होता है। नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ, इसके वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन लस्ट्रस, सोनोरस एंड मैलेबल, जिसके बारे में अभी हमने बताया है आपको। सो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, दीज आर द एग्जाम्पल। सम एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज,
कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ना तो वो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, दे आर नोन एज मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये क्वेश्चन यूजुअली आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि भाई मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये 1 नंबर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछ लेंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए और उसके एग्जाम्पल बताइए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में CBSE में पूछा जाता है। उसके बाद में हमारे को इन्होंने एक एक्टिविटीज़ हमारे को दिखाई है, व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर सॉरी, अब हम इसके बारे, ये तो हमने बात करी एलिमेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं, एक कंपाउंड होते हैं। तो एलिमेंट के बारे में अभी हमने देखा। अब हम बात करें कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से बनता है, दैट आर केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, जो कि केमिकली कंबाइन होकर एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर जो रिएक्ट करके बनते हैं उसको कंपाउंड करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं H2O, जिसके अंदर 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के हैं, सो ये एक कंपाउंड है बेसिकली। ओके, अब इन्होंने देखो एक एक्टिविटी करके दिखाई है आपको, एक्टिविटी 2.10, डिवाइड अ क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए आप। एक को आप 5 ग्राम्स ऑफ आयरन फिलिंग दे दीजिए, ठीक है, एक को 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग और दूसरे को 3 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश, ठीक है। एक ग्रुप को हमने क्या दिया, 5 ग्राम आयरन की फिलिंग दी, 3 ग्राम सल्फर का पाउडर दिया इन चाइना डिश, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप के 1 को क्या करना है, ग्रुप 1 को करना है मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग विद सल्फर। उनको कुछ नहीं करना है, मिक्स करना है, उसको क्रश करना है और उनको आपस में मिक्स कर देना है, बस ऐसे। लेकिन दूसरे ग्रुप को क्या करना है कि उनको मिक्स भी करना है, क्रश भी करना है सल्फर पाउडर के साथ में, और फिर इसको हम हीट करेंगे, बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, एंड रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट, उसको फिर हम ठंडा करेंगे, ठीक है। अब हमारे को क्या मिला, चेक फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल। अब इसमें हमें मैग्नेटिज्म, देखो आयरन क्या होता है, एक हैविंग मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो अगर हम एक मैग्नेट को, अगर ये जैसे ये एक मिक्सर है जिसके अंदर हमने आयरन और सल्फर दोनों मिक्स कर रखे हैं, अगर मैं इसके पास में मैग्नेट लाता हूँ तो आयरन जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो ग्रुप ए के अंदर है, ग्रुप फर्स्ट में। लेकिन जो दूसरे वाला जो ग्रुप होगा उसके अंदर क्या होगा, कंपेयर अगर हम करेंगे, चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, bring the magnet near the material and check if the material are attracted toward the magnet, compare the texture and color of the material obtained by the group। तो उसमें हमारे को मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट करना है, उनका कलर देखना है, टेक्सचर करना है, फिर उसके अंदर हमको ऐड करना है कार्बन डाई सल्फाइड। फिर दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड को हम ऐड करेंगे, उसको स्टर करेंगे और फिर फिल्टर करेंगे। देन वी विल ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। द मटेरियल ऑब्टेन, इससे क्या है कि हमारे को जो हमारा जब ये क्योंकि वो एक मिक्सर है, मिक्सर के अंदर हमारा जो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको ग्रुप 2 वाले, क्योंकि उन्होंने जब उसको हीट किया, बॉईल किया, ठंडा किया, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल वो भी हुआ, केमिकल रिएक्शन भी हुआ, तो उन दोनों का जो बिहेवियर होगा अलग हुआ। पहले केस में अगर मैग्नेट से करेंगे तो मैग्नेट से आयरन वाले जो पोर्शन होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो सारा अट्रैक्ट होगा। लेकिन दूसरे वाले पोर्शन के अंदर आयरन से उसको हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब हम इसके बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है मिक्सर का और कंपाउंड का। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सर
एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म, जिसके अंदर बस हमारे को कुछ नहीं करना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को या कंपाउंड को आपस में मिक्स कर देना है, तो उससे एक मिक्सर बन जाएगा, लेकिन उससे कोई नया कंपाउंड नहीं बनने वाला। और कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब हम एलिमेंट्स को रिएक्ट करते हैं आपस में केमिकली, तो उससे केमिकल एक कंपाउंड बनता है। सो मिक्सर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सर के अंदर क्या है, आप कुछ भी चीज़ कितनी भी क्वांटिटी में आप डाल दो, उसके एक वेरिएबल कंपोजिशन होती है, ओके। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ ऑलवेज फिक्स। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, इसमें फिक्स होती है। जैसे कि मैं बात करूँ H2O की, उसमें अंदर 2 आइटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल फिक्स है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। जो मिक्सर होगा उसके अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे या उसके जो सब्सटेंसेज है वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। एंड द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जबकि इसके अंदर क्या होगा, जो केमिकली जो एक नया कंपाउंड बन के आएगा उसकी जो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सर के अंदर हम फिजिकल मेथड से इसको अलग भी कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। या तो केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम इसको अलग कर सकते हैं, ओके। ये हो गया। अब जैसे जो अभी हमने चीज़ें जो अब तक पढ़ी है उसका एक ब्रीफ नरेशन है। मैटर क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर और मिक्सर के अंदर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। और मिक्सर क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। एलिमेंट भी पढ़ा है, कंपाउंड भी पढ़ा है, होमोजीनियस भी पढ़ा है, हेट्रोजीनियस भी पढ़ा है। तो उसका ब्रीफ आपको नरेशन इसके अंदर दिया हुआ है जो अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद में आपके ये इसमें कुछ एक्सरसाइजेज आ गई हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, जिसके बारे में हम अब लगा जो लेटर ऑन जो सेशन होगा उसके बारे में मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगा। NCERT प्रॉब्लम्स प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के मैं अगले वाले वीडियो के अंदर डालूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वाला जो पार्ट है, जो पार्ट 3 है, प्लीज़ उसको मिस मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद में अगर आपको क्वेश्चन आंसर टाइप अगर उसके सॉल्यूशंस नहीं पता है तो फिर आपके जो डाउट है कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि एक आपको ब्रीफ नरेशन देने के बाद में, एक्सप्लेनेशन देने के बाद में, उसके बाद में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रैक्टिस करवाने हैं, जिसके बाद में आपको इस लेसन के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो पार्ट है प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको उस पार्ट की नोटिफिकेशन जैसे ही मैं बने आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।